सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड 4th सेमेस्टर के हिंदी विषय के राजन सीरीज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके फर्स्ट पार्ट को आज यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके फर्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम सभी को अच्छे से पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे। आपका हिंदी विषय 25 नंबर का आता है तो आपके 12 नंबर कम से कम आने ही चाहिए। और आपको ये नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि 25 में हमको 20 से ऊपर नंबर लेकर के आने हैं। हर हाल में 20 से ऊपर नंबर लेकर के आने हैं ताकि जो ओवरऑल आपका पूरा रिजल्ट हो वो बहुत अच्छा हो। तो इसके लिए बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको सभी विषयों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला है, बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं दिनकर, तुलसीदास, कबीर या फिर सूरदास। दोस्तों, ये जो बीजक ग्रंथ है इसके रचयिता हैं कबीर जी। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1554 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में या फिर 1400 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन अ 1554 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे भक्ति काव्य धारा के, रीति काल के, आधुनिक काल के या फिर प्राचीन काल के। दोस्तों, बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे रीति काल के। ऑप्शन बा बिल्कुल सही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने केवल एक रचना की थी, सिर्फ एक ही रचना से ये बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जयशंकर प्रसाद जी का स्वर्गवास कब हुआ था? 1937 में, 1987 में, 1940 में या 1950 में? राइट आंसर है ऑप्शन आ 1937 में इनका स्वर्गवास हो गया था। और आपको पता है जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, नाटक लिखे हैं। इसके अलावा इन्होंने जो सबसे प्रसिद्ध इनका महाकाव्य है वो है कामायनी। इसके अलावा इन्होंने आकाशदीप नामक कहानी की रचना की है और भी बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिमल काव्य के रचयिता हैं कबीर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर बाबू गुलाब राय। दोस्तों, परिमल, गीतिका, अनामिका ये सब रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की रचयिता थी महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, देवयानी घोष या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। ये लाइन आप सभी को याद है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और मुझे पता है आप में से मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर भी पता है। राइट आंसर क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचपात्र के लेखक हैं श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, वाजपेयी जी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर मिश्र जी। राइट आंसर है ऑप्शन अ श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी जगजीवन का संपादन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, हरिभाऊ उपाध्याय जी ने, राम कुमार वर्मा जी ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। दोस्तों, हिंदी जगजीवन पत्रिका का संपादन किया था हरिभाऊ उपाध्याय जी ने और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वनमाला व आनंदमयी के रचयिता हैं मिश्र जी, राम कुमार वर्मा जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन द डॉक्टर नगेंद्र जी। इन्होंने वनमाला और आनंदमयी की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वीणा काव्य रचना के रचयिता है, यानी कि वीणा नामक काव्य रचना किसने इसे लिखा है या इसके रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सोहन लाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन अ सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था 1889 में, 1905 में, 1904 में या फिर 1907 में। राइट आंसर है ऑप्शन अ 1989 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? यानी कि बनारस में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने।
राइट आंसर है ऑप्शन शाह श्याम सुंदर दास ने। क्वेश्चन नंबर 13 है उपेंद्र में संधि है गुण संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या फिर यण संधि। दोस्तों उपेंद्र का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो उप धन इंद्र, तो यहाँ पर ये मिल करके उपेंद्र बनता है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा गुण संधि, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यद्यपि में संधि है, यद्यपि में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, खर्च संधि या फिर यण संधि। दोस्तों यद्यपि यदि धन अपि से मिलकर के बना हुआ है, इसमें हो जाएगा यण संधि, ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है पावक में संधि है अयादि संधि, गुण संधि, स्वर संधि या फिर यण संधि। दोस्तों पावक में संधि है अयादि संधि। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बहुत ही शॉर्ट तरीके से कैसे आप संधि को पहचाने उसका एक वीडियो बनाया है, आप लोग प्लीज उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगी। बहुत ही अच्छा वीडियो है और बहुत ही आसानी से आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में केवल 9 मिनट का वो वीडियो है और बहुत ही अच्छे से मैंने संधि को एक्सप्लेन किया है और ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है और बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने उसे पसंद भी किया है। आप लोग भी देखिए, अगर आपने नहीं देखा है, बहुत ही अच्छे से वो वीडियो बना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है गंगा में संधि है अयादि संधि, अनुस्वार संधि, ष्टुत्व संधि या फिर गुण संधि। राइट आंसर है ऑप्शन ब अनुस्वार संधि। क्वेश्चन नंबर 17 है छात्रापि में संधि है शेर संधि, दीर्घ संधि, सुलोप संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सा सुलोप संधि। क्वेश्चन नंबर 18 है भ्रातरों में समास है समाहार समास, एक शेष द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भ्रातरों में है एक शेष द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 19 है बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? 2, 6, 7 या फिर 8। दोस्तों बहुब्रीहि समास के टोटल 6 भेद होते हैं, तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 दिया हुआ है, गलत आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है विद्याधनम में समास है। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, रूपक कर्मधारय समास या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों विद्याधनम में समास है। विद्याधनम अगर हम इसका समस्त पद करें या समास विग्रह करें तो ये हो जाएगा विद्यारूपी धन। विद्यारूपी धन यानी कि इसमें होगा कर्मधारय समास और किस प्रकार का? रूपक। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें रूपक कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद, 8 भेद, 3 भेद या फिर 4 भेद। दोस्तों तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ पर आप देखिए बहुब्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। यही सेम क्वेश्चन फिर यहाँ पर भी पूछ लिया है, तो देखिए यहाँ पर आंसर राइट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है दशः आननः यस्य सः। समास विग्रह के बाद शब्द होगा पंचाननः, दशाननः, गजाननः या फिर इनमें से कोई नहीं। दशः आननः यस्य सः यानी कि 10 सिर हैं जिसके, अर्थात कौन? दशानन या फिर रावण। तो यहाँ पर दशाननः ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है बालक में चतुर्थ विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा। तो बालक की, अगर आपको बालक का शब्द रूप याद होगा तो आसानी से आप इसका आंसर दे लेंगे। बालकाय, बालकात, बालकेन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन अ बालकाय। क्वेश्चन नंबर 24 है नपुंसक लिंग है बालक, एते, नदी या फिर सर्वा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बा एते। क्वेश्चन नंबर 25 है के रूप है पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग या फिर सर्वनाम। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर के का मतलब क्या हम लगाएं, तो इस वजह से इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर मीनिंग नहीं कंप्लीट आ रहा है, तो इसमें से हम कोई भी ऑप्शन चूज नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है स्त्र धातु से लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। श्रोष्यता, श्रोष्यासि,
भविष्यतः या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ब श्रोष्यसि। क्वेश्चन नंबर 27 है अस धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष में द्विवचन का रूप होगा अस्ति, अस्मः, आस्म या फिर अस्तः। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन द अस्तः। क्वेश्चन नंबर 28 है दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन का रूप होगा पश्याव, पश्यति, पश्यथ या फिर पश्यतः। दोस्तों पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथ, पश्यत, पश्यामि, पश्याव, पश्यामा। तो यहाँ पर पश्याव जो है उत्तम पुरुष का द्विवचन का रूप है, तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है लभ धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में रूप होगा लभति, लभेत, लभंताम या फिर लभे सही। राइट आंसर है ऑप्शन सा लभंताम। क्वेश्चन नंबर 30 है कारक के मुख्य भेद होते हैं 6, 7, 8 या फिर 10। दोस्तों कारक के टोटल होते हैं 8 भेद। 8 भेदों में कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो टोटल यहाँ पर 8 होते हैं, तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है पंचमी विभक्ति का कारक का चिन्ह होगा ने, को, पर या फिर से। पंचमी विभक्ति का मतलब दोस्तों है अपादान कारक। अपादान कारक का जो अर्थ होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बिल्ली छत से कूदी, तो जहां पर भी अलग होने का बोध होता है, पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, बिल्ली छत से कूद रही है, यानी कि छत से अलग होने का बोध है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन द से अलग के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 32 है संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति में कौन सा चिन्ह होगा? के लिए, पर, को या फिर से। दोस्तों संप्रदान कारक जो चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है वो होता है के लिए। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है किसी बात को सुंदर लिखने को क्या कहते हैं? द्रुत लेख, निबंध, श्रुत लेख या फिर लेख। किसी बात को दोस्तों यहाँ पर जो सेंटेंस है वो क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्लियर करके। किसी बात को सुनकर लिखने को क्या कहते हैं? कोई कुछ बोल रहा है, कोई बात या कुछ भी बोल रहा है, आप उसको लिख रहे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? आपसे कोई कुछ कह रहा है, आप लिख रहे हैं, तो आप कैसे लिख रहे हैं? आप उसकी बात को सुनकर लिख रहे हैं ना। तो जो आप सुनकर लिखते हैं उसी को हम कहते हैं श्रुत लेख। जैसे कि जिसे हम आम भाषा में इमला बोलना कहते हैं कि टीचर इमला बोल रहे हैं, बच्चे लिख रहे हैं, तो वही चीज है कि कोई बोल रहा है तो आप लिख रहे हो, तो उससे हम कहेंगे श्रुत लेख। तो ऑप्शन सा जो है श्रुत लेख ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा वैसा ही वाक्य लिखना क्या कहलाता है? श्रुत लेख तो बिल्कुल नहीं होगा। श्रुत लेख का मतलब आप समझ चुके हैं, कथन, सुलेख या फिर अनुलेख। इसे हम कहेंगे अनुलेख। ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही है। किसी भी वाक्य को देखकर ठीक ठीक आप उसी की तरह वाक्य को उतार दे रहे हैं, तो ये हो गया अनुलेख। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना उसे क्या कहते हैं? सुलेख, कथन, श्रुत लेख या फिर नाटक। तो हम किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना क्या है? किसी के द्वारा बोला गया जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उसे हम कहते हैं श्रुत लेख। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो, क्योंकि यहाँ पर भी वही बात कहा गया है, किसी की बात को सुनकर लिखने को ही क्या कहते हैं? श्रुत लेख कहते हैं। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी कही गई है। और सुलेख का मतलब होता है सुंदर सुंदर लिखना, बस सिर्फ इतना मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37 है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। क्वेश्चन नंबर 37 है अंधा युग के रचनाकार का नाम है प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, गुलाब राय या फिर चंद्रगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ब धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 38 है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या फिर धर्मवीर भारती। क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की, यानी कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी की। क्वेश्चन नंबर 39 शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक या फिर विधानवाचक। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, मतलब एक संभावना जताई जा रही है, वो पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर वाक्य बोला तो गया, लेकिन वाक्य को बोलने में एक संदेह है कि संभावना है समय पर पहुंच पाएगी भी या नहीं पहुंच पाएगी।
तो राइट आंसर ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है, संदेहवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 40 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। उपरियुक्त, उपर्युक्त, उपरोक्त या फिर उपरोक्त। राइट आंसर है ऑप्शन ब उपरयुक्त। क्वेश्चन नंबर 41 है, काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। प्रताप नारायण मिश्र जी ने, प्रेमचंद जी ने, श्याम सुंदर दास जी ने या फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने। राइट आंसर है ऑप्शन सा श्याम सुंदर दास जी ने, और ये क्वेश्चन अभी पीछे आपने देखा भी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी नवजीवन का संपादन किसने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिभाऊ उपाध्याय, तुलसीदास या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर आपको पता है क्योंकि ये क्वेश्चन भी पीछे आपने देखा है, हरिभाऊ उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 43 है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं कबीर दास जी, रहीमदास जी, सूरदास जी या फिर नंददास जी। राइट आंसर है ऑप्शन अ कबीर दास जी। क्वेश्चन नंबर 44 है, दमक का तुकांत शब्द है कदम्ब, तरस, धमक या फिर हृदय। राइट आंसर है ऑप्शन सा धमक। दमक, धमक एक तुकांत, मतलब इसके भी लास्ट में क है, इसके भी लास्ट में क है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर बाल कृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है 3, 2, 4 या फिर 1। दोस्तों प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या 2 है, तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। राइट आंसर है ऑप्शन बा तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों व्यंजनों के प्रकारों की अगर मैं बात करूं तो स्पर्श व्यंजन, इसके अलावा ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और कहीं कहीं पर संयुक्त व्यंजन को भी माना जाता है। अगर आप संयुक्त व्यंजन को भी ले लेंगे तो टोटल 4 हो जाएंगे, और अगर आप संयुक्त व्यंजन को नहीं लेते हैं, केवल स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन को लेते हैं तो 3 ही होंगे। तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन को लेकर के ही यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग 3 होंगे। लेकिन आप ये जानिए कि संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, तो अगर संयुक्त व्यंजन को भी आप लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 4 आंसर सही होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, अनुस्वार का चिन्ह होता है। अनुस्वार का चिन्ह किस प्रकार का होता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता है। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है, एक बिंदु होता है बस ऊपर, जैसे कि अंगूर। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वर को विभक्त किया जाता है 1, 2, 3 या फिर 4 भाग में। स्वर को विभक्त किया गया है 3 भाग में, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। तो ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपके सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसका सेकंड पार्ट भी जल्द ही हम लेकर के आएंगे। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी विषयों की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। 4th सेमेस्टर के हर एक विषय को आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। सभी विषयों को अच्छे से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग को अगर एग्जाम में बेस्ट मार्क्स लेकर के आने हैं, अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आने हैं, तो आप प्लीज हमारे चैनल से जुड़िए। आपको सभी विषयों की आपको स्टडी मटेरियल पर्याप्त रूप से यहाँ पर मिलेंगे और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हम करवाएंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।